अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गजाला साले। कोटली सतिया से एक अहम खबर शामिल करते हैं जहां पर आमना कत्ल केस के हवाले से उनकी बहन भी इंसाफ के लिए मैदान अमल में आ गई। वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, आपको बराह रास्त पे चलते हैं। लिहाजा मुझे खुद पापा फ़ोन पे जान से मार देने की धमकियाँ दे रहे हैं कि हम बचपन में जब हम छोटी थी तो से लेकर अभी तक हमने ज़ुल्म सितम में होता रहा। हमारी मामा, मैं छोटी सी थी तो इस दुनिया से रुखसत हो गई, मेरी मामा फौत हो गई। उस वक़्त जब हम छोटे थे तो आमना 3 साल की थी, मैं 5 साल की थी और मेरा भाई 5 माह का था, जबकि मेरी बड़ी बहन अफरीन 8 साल की थी। उधर से लेकर अभी तक ये मेरी जो सौतेली माँ है वहाँ पे ज़ुल्म सितम करती रही और हम पे इतना तशद्दुद करती रही। एक मरतबा जब 3 माह आमना पहले भी पापा के घर से मामू के घर रह के आई तो उसको ज़बरदस्ती आमना को लेके गए कि हम सलीबेन क्वार्टर लेंगे और आमना को उधर लेके जाएंगे और पढ़ाएंगे। उसके बाद वो जब उसको उधर लेके गए तो वहाँ पे भी आमना की शादी करवा दी। उसको शादी में मुलव्वस सोहेल भाई बाजी थे, जबकि हमको 20 दिन के बाद पता चला, मामू को भी 20 दिन के बाद पता चला कि आमना की शादी हो गई है। उस वक्त भी ये दोनों साथ थे। जो किस मरतबा आमना अक्सर के टाइम गई मामू के घर से, जब हम लेके गए मामू आमना को मामू के घर से पापा और सोहेल भाई दोनों लेके गए तो नीचे हमारा घर है, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। वहाँ पे एक नदीम और उसका वालिद नसीर अहमद और सोहेल और एक पापा मौजूद थे। जबकि मामू आमना की तरफ से गए थे तो रात के 12 बजे पापा ने कुर्सी जो दीवार के ऊपर लगी तो पापा ने हाथ रख के कहा कि मैं आमना को कुछ नहीं कहूँगा, सुबह सारा कुछ मामला सही हो जाएगा, मैं आमना को लेके आऊँगा और तुम्हारे घर में फैसला करूँगा। जबकि रात के 2:30 बजे आमना को गाड़ी में सोहेल भाई और पापा दोनों डाल के ले गए। फिर आमना को वहाँ पे जाकर छोड़ा। सुबह 7 बजे आमना ने कॉल की कि मामू ने रात को मुझे बहुत मारा है। जबकि रात को मामू आ रहे थे उस वक्त भी आमना मामू के साथ चिपक रही थी। मामू खुदा का वास्ता मुझे नहीं छोड़ के जाएंगे, मुझे मार देंगे। पर मामू को जब पापा ने यासीन के ऊपर हाथ रखा तो कहते हैं कि मुझे साजिद के ऊपर नहीं यकीन, सोहेल में आमना की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ और सोहेल को आमना की जिम्मेदारी दे के आए। तो जब आमना ने सुबह फ़ोन किया कि मामू इन्होंने रात को मुझे बहुत मारा है और मेरी सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, आप कोई चीज़ मेरे पापा को ना देने, कपड़े और मोबाइल जो भी चीज़ें हैं पापा को ना देना। तो पापा जब 10 बजे हमारे वहाँ से पापा ने उसके हाथ से मोबाइल खींच लिया और पापा इधर आ गए मामू के घर। 10 बजे मामू के घर पहुँचे तो पापा ने कहा कि मैं आमना को उनके घर छोड़ आया हूँ, मैं अभी नहीं मुल्तान जाऊँगा, कि अभी मैं कोई काम है, इससे 2-3 दिन के बाद मुल्तान जाऊँगा। जब पापा नीचे गए तो 12 बजे कॉल है कि आमना को हार्ट अटैक हुआ है। हालांकि वो 26 दिन मामू के घर मतलब रही, मेरे घर में बिल्कुल उसको हार्ट अटैक नहीं आया और उसे हार्ट अटैक नहीं आया। मतलब इसकी कब्र कुशाई की जाए। हम कहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, कब्र कुशाई की हमें दरख्वास्त मंजूर होनी चाहिए, या तो हमें यही अपील है कि आमना को इंसाफ। जबकि आमना जब फौत हो गई उसके फौत होने के बाद ये दरख्वास्त जो आमना के हाथों में लिखी हुई है वो हमें उधर अंदर से मिली, जिसमें उसने खुद लिखा है कि ये मुझे फ़ोन पे जान से मार देने की धमकियाँ देता है। जब हमने जनाजा के वक्त में वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैंने बाजी को फ़ोन किया कि बाजी तुमने गुस्ल दिया है, तो बाजी ने कहा कि मैंने गुस्ल नहीं दिया, मैं लेट पहुँची। हालांकि बाद में अफरीन ने ये बयान बदल दिया क्योंकि मैंने गुस्ल दिया है, मैं ये लिख कर देती हूँ। मुझे बाद में पता चला बाजी अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बता दो। बाजी ने कहा नहीं, मैंने खुद ये लिख कर दिया था कि मैंने गुस्ल दिया है। हालांकि बाजी ने गुस्ल नहीं दिया था, वो सोहेल भाई पापा और नदीम को बचाने के लिए इस बात की जब आमना को वो लेके गए तो उस वक्त सोहेल भाई पापा और नदीम तीनों थे, इस वजह से वो उनको बचाने के लिए इस वजह से ये कह रही है कि मैंने गुस्ल दिया। हालांकि उसने पहले मुझे खुद फ़ोन करके ये कह दिया था कि मैंने गुस्ल नहीं किया, मैं लेट पहुँची हूँ। बाद में जब उसने अपना बयान बदल दिया, हमने इस तस्वीर के ऊपर गौर किया तो आमना के मुंह के ऊपर बिल्कुल वाज़ेह निशान नज़र आ रहे हैं कि या उसका गला घोंट के मारा गया, जिसके आँख के नीचे ये जो नर्व्स होती है ये मोटी हो गई है। अगर इंसान का गला दबाया जाए तो ये नर्व्स मोटी हो जाती है। लिहाजा हम कहते हैं कि अब कब्र कुशाई की जाए और पोस्टमार्टम होकर ताकि सब सबूत सामने लाए जा सके, ताकि हमें इंसाफ मिल सके। हमारे पापा तो हम फिर शुरू से तशद्दुद करते थे। हम जब छोटे 3 माह जब मेरे सौतेली मामा ने आमना को गुस्ल करने के लिए साबन नहीं दिया तो वो मामू के घर आए तो 4 कंघियाँ आमना के ऊपर टूटी। आमना के बाल में इतने ज़्यादा मतलब गर्द गुबार थी कि आमना के ऊपर 4 कंघियाँ टूटी, उसके बाद सही नहीं हो रहे थे। शुरू से ही मेरे पापा सौतेली मामा के साथ भी उनके जुल्म सितम करते हैं। जबकि आमना मेरे घर गई तो वहाँ पे मेरी सौतेली अम्मी फ़ोन करके आमना को गालियाँ देती रही। मैंने जब फ़ोन किया मैंने कहा आपके घर भी बेटे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आपने आमना को इस तरह की बातें बोली, तो आपने क्यों आमना को ऐसी बातें बोली है। तो कहती है कि वो आमना तुम्हारे घर क्यों गई। मैंने कहा बेने तो घर आती रहती है, अगर वो मेरे घर आ गए तो खैर इसमें गलती कोई नहीं। जब वो मेरे घर में गई 23 तारीख को मेरे घर गई और 29 तारीख को मैं मामू के घर सुबह शाम सोहेल भाई फ़ोन करके मुझे कहते
पापा फ़ोन करके नदीम फ़ोन करता है मैंने आमना को 1 तलाक दे दी है, आप उसे कब लाएंगे मामू के घर के मैं 2 तलाक़ें उसके हाथ में दूँ। और कहते पापा कहते हैं कि तुम जाकर उसको उधर छोड़ो मामू के घर ताकि हम फैसला कर सकें, क्योंकि तुम्हारे घर हम आकर कोई फैसला नहीं। सोहेल भाई फ़ोन करके कहता कि एक तो पहले चाचा की बेटी घर में है और दूसरी तुम भी ये कर रही हो, मैं तुम लोगों के मामलों से तंग आ गया हूँ, तो तुम जाओ मामू के घर तक हम कोई फैसला। जब हम जो भी बात पापा को बताते पापा नदीम भाई को बता देते, तो हम नदीम भाई हमें फ़ोन करके कहता पापा कहते मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे खड़ा हूँगा, तुम्हारे हर मौका पर तुम्हारा साथ दूंगा। तो मैंने कहा पापा आप तुम नदीम भाई के साथ मिले नहीं, पापा ने कहा मैं बड़ा कोई हरामी हो जो नदीम के साथ मिला हूँ, मैं बेहतरीन फैसला करूँगा, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा आएंगे और ये फैसला करेंगे। अगर जैसा भी बाप हो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हमारे पापा ने हमारे साथ शुरू से ही मतलब जब हमारी मामा फोत हो गई तो उसके बाद स्टेडियम के साथ मिलकर ज़िंदगी खत्म करते रहे। इसी वजह से मतलब ज़बरदस्ती आमना की शादी जब 14 साल की थी उस वक्त आमना की शादी 36 साल का नदीम था, अब आमना 18 साल की थी, वो 40 साल का हो गया था, उसकी शादी उससे करवाई। लिहाजा हमें ये अपील है आपसे कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, कि इंसानियत होने के नाते हमें इंसाफ मिलना चाहिए। कब्र कुशाई की दरख्वास्त को मंजूर करके हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मतलब कि बनवा के ताकि जो भी सारा कुछ सामने आए वो हमें चाहिए। आपने इस सिलसिले में अपने पापा को कोई इन्फॉर्मेशन दी थी या नहीं, वो उनका क्या कहना था? जब हमने पापा को बिल्कुल इस बात के बारे में कि नदीम रोज़ाना फ़ोन करके आमना को जान से मारने की धमकियाँ देता है, पापा कहते हैं कि नदीम का फ़ोन ही ना उठाओ, तो नदीम फ़ोन करके ये कहता है कि तुम्हारे पापा मेरे साथ हैं। तो जो हम पापा को कहते हैं कि पापा नदीम कहता है कि आप हमारी साइड हैं, तो आप बताएं कोई आपका कोई साजिश तो नहीं है, आप मिले हुए तो नहीं है? तो पापा कहते हैं कि नहीं मैं कोई भी नदीम के साथ है, हालांकि वो दोनों आपस में मिले। हम जो बात पापा को बताते हैं वही नदीम हमें फ़ोन करके बता दें कि तुम्हारा बाप मेरे साथ है, तुम इस बात की टेंशन ना लो कि तुम्हारा कोई सही फैसला होगा, इस मतलब तुम्हारा बाप हमारे साथ है। हम जो भी पापा को बात करते हैं तो पापा कहते हैं कि नदीम फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे पापा ने मुझको बता दी है। तो इस वजह से हमें शक हुआ था कि हमें पापा नदीम के साथ मिले, पर फिर भी बाप था, हमने यकीन कर लिया, हमें नहीं पता था कि हमारे पापा उनके साथ मिले। और इसके अलावा अभी आपके पापा की तरफ से या आपकी वालदैन की तरफ से आप पे कोई प्रेशर हो या किस तरह का कोई? बाजी फ़ोन कर कहती है कि तुम अपनी खैर बनाओ, और जब मैंने उनको पापा को फ़ोन कर किया तो पापा कहते हैं कि तुम अपनी खैर बनाओ, तुम्हारी खैर, मेरी जान को भी खतरा। कल अगर कोई बात हो जाती है, अगर मेरी डेथ हो जाती है किसी दिन को, तो वो मुझे पहले भी जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, और आमना के बाद तो वो मेरे ऊपर और ज़्यादा मतलब कि प्रेशर डाल रहे हैं। इस वजह से कल अगर कोई बात हो जाती है मतलब कि इस तरह की, तो वो मेरे पूरे मतलब कि वही होंगे सारे मतलब उस बात की, क्योंकि मैं खुद भी ये कहती हूँ कि अफरीन जी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम अपनी खैर बनाओ, तो इस पर मुझे पूरा कल अगर कोई बात हो जाती कहते हैं कि ताकि हम कोई केस न करें, ये तो कहते हैं कि अगर खावर मामू या मीर मामू ने किसी किस्म का कोई केस किया तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ये भी बात की है। इसके अलावा आपके पास कोई सबूत हो किसी भी किस्म के, या आपका किसी और बंदे पर कोई शक शुबा हो आमना की मौत के हवाले से? आमना की जो ऑडियो वगैरह है वो सारी हमारे पास मौजूद है, जहाँ पे नदीम से जान से मारने की धमकियाँ देता है, कहता है कि मैं तुम्हें मार के इश्तिहारी हो जाऊँगा। मैं वहाँ पे मौजूद थी जब आमना को कहता है कि तुम्हें मार के मैं इश्तिहारी हो जाऊँगा, और ये आमना की तस्वीर के ऊपर बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है। और भी लोग मौत से मतलब कि उसकी जो सकी बहन है नदीम की, जिसका नाम निकत है, जनाजे के ऊपर उसने ये बात कही है कि नदीम ने इसको इतना मारा है, इतना मारा है, और मैंने जब आमना को छुड़ाने की कोशिश की नदीम ने मुझे भी मारा है। मेरा बेटा रो रहा था उस वक्त, मैं आमना की जान नहीं बचा सकी, और खुद मतलब कि एक उनकी चच्ची जो जनाजे के ऊपर आके गवाही पेश कर रही थी कि आमना को इसने बहुत ज़्यादा मारा है, तो हम इसकी चीखों पुकार की आवाज़ें सुन रहे थे। तो आमना ने हम इसकी चीखों पुकार की आवाज़ें सुन रहे थे, तो आमना को अचानक जब इनकी आमना की आवाज़ बंद होगी, ऊपर नीचे आमना का ऊपर गाड़ी नीचे, इनको ऊपर नीचे ये भागना शुरू हो, जैसे इनको मारा। पर पापा ये कहते हैं कि 12 बजे मुझे फ़ोन आया कि आमना की डेथ हो रही है, हालांकि मेरे चचा का बेटा गुलफराज चचा का नाम है, उस बेटे का नाम जमाल। तो सड़की में मेरे पापा चरपाई लेके नदीम के साथ अकेले वहाँ पे खड़े थे। जब उसने देखा कि चचा आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं, तो उसने कहा कि बच्ची की तबीयत ख़राब है, मैं इसे लखराड़ लेके जा रहा हूँ। उसने उतर के आमना को देखा कि मेरी बहन है, मैं इसको देखता हूँ। तो जब उसने देखा आमना का मुँह भी खुला हुआ था और आमना की बिल्कुल ठंडी पड़ी, उसने कहा कि ये तो इसको तो सांस निकल गई है। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा कोई मसला नहीं, हालांकि पापा मतलब कि वहाँ पे अकेले किसी को खबर किए बगैर वहाँ पे दूसरे सड़के में खड़े हुए। अच्छा, एक हमें अब ये चीज़ बताइए कि जैसे आप बता रही हैं कि जो नदीम है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है आपकी गुफ्तगू में। दूसरा मुझे ये बताएं कि जो जब डेथ हुई है मैयत की, जब गुसल हुई है, तो ऐसा एविडेंस मिला है कि जिस पे हक़ाइक़ जो है जैसे आप बात कर रही हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से? तस्वीर के ऊपर तो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आई है। हमने उसकी बात वो किया जबकि मामू जब पुलिस लेके गया कि
इसका पोस्टमार्टम किया जाए। तस्वीर बिल्कुल वाले सामने मतलब कि नज़र आ रही है। इसका ये जो मुंह वाली साइड है और ये आँख के नीचे जैसे जैसे दिन मतलब वो टाइम गुजरता गया तो ये जो आँख के नीचे ये जो रक्त ऊपर की हुई है, मोटी की हुई है नब्ज, तो ये मतलब कि कम होती गई। पहली तस्वीर में हमें बहुत ज़्यादा सही साफ नज़र आ रहा है और बाद की तस्वीर में थोड़ा सही साफ नज़र नहीं आ रहा था। ये जो पहले की तस्वीरें खींची हुई हैं इनमें बिल्कुल सही वाज़ह नज़र आ रही है, क्योंकि नदीम ने जब उसको मारा शायद उसका गला घोंटा है तो उस वक्त ये आँख की जो ये राग है बिल्कुल सामने वाज़ह तौर पर नजर आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि जो नदीम का इससे कबल भी तशद्दुद का जो मामला था वो हो रहा था, और इसके अलावा ये बताएंगे क्या नदीम की जो है किसी और औरत के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से ये मामला वजूद बना? एक मतलब मैं उनके घर में मौजूद थे, चाय पीने वाला जो मेज़ होता है नदीम को पकड़ के आमना को कहता है कि मैं तुम्हारे सर में मार दूंगा। हालांकि मैं इस बात की गवाह हूँ, मैं कुरान पाक पे भी हाथ रखी, मैं कोई बात झूठ नहीं बोल रही। नदीम ने मेरे सामने मेज़ उठाया और कहते कि आमना मैं इसको तुम्हारे सर में मार दूंगा। तो फिर जब मैं वापस दूसरे कमरे में नाराज़ होकर चली गई, मैं रोना शुरू हो गई, तो आमना मुझे राज़ी करने के लिए इसी तरह का नदीम कहता दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। दूसरे दिन मैं आमना को लेकर अपने घर के नदीम कहता है 2 दिन हो गए, तीसरा दिन अगर आज ना आए तो ये तुम्हारा पहला और आखिरी दिन होगा, आइंदा के बाद मैं रूपा के घर तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो फिर जो दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर की बात है वो तो आमना जब पापा को कहती रही, पापा दिन दूसरी शादी करने लगा, दूसरी शादी के पापा को बात पर नहीं यकीन कर रहे थे, पर आमना ने फिर रिकॉर्डिंग दिन के मोबाइल पे लगाई और आमना ने व्हाट्सएप मुझे रिकॉर्डिंग की, बल्कि ये देखो पापा, जब हमने पापा को वो रिकॉर्डिंग सुनी, पापा ये दिन आपने यकीन कर रहे थे ये दिन की रिकॉर्डिंग है, तो पापा ने वही रिकॉर्डिंग दिन को बता दी और दिन फ़ोन करके कहता है कि आपने मेरी रिकॉर्डिंग पापा को भेजी है, आप टेंशन न लो, तब भी आप जो रिकॉर्डिंग जो हर बकर न कर लो तब भी आपके पापा मेरा ही साथ देंगे। दिन कहता था कि तो मुझे लिख के दो कि मैं दूसरी शादी करूं। आमने ये बात लिख के नहीं दे रही थी, ये काल में फंस जाऊंगे, मैंने लिख के दिया था, तो इस वजह से जब वो लिख के नहीं देते तो उसे मारता। कहता है खाला के घर तब जाने दूंगा तुम मुझे लिख के दोगे, बहन के घर तब जाने दूंगा तुम लिख के दो कि मैं दूसरी शादी में, चचा के घर तब जाने दूंगा तुम दूसरी शादी में लिख के दो। हमने ये शादी के लिए नहीं कहा, वो कहती कि मैं नहीं लिख के दूंगी कि तुम दूसरी शादी करो, इस वजह से उसे मारता। और एक मतलब उसने उसको तलाक दी, तो जब मैं मेरे घर आमना गई तो उसने कहा, नदीम ने फ़ोन करके कहा एक तलाक तो मैंने इसको दे दिया, आप इसे मामू के घर लेके आओ ताकि 2 तलाक के भी इसको हाथ में दो। अच्छा, जैसे आप कह रही हैं कि नदीम ने इतना जुल्म सितम करता रहा है, इस हवाले से जब उसकी डेथ हुई है आमना की, तो उस हवाले के बाद आपने कुछ मकामी सतह पे या अपने रिलेटिव को बताया कि ये मामला है, इसको उठाया जाए? और इसके अलावा आप ये बताएं कि मौजूदा जो पुलिस की आपके मकामी अफसरान जो हैं उन्हें और बिलखुसूस चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आप क्या मुतालबा करती हैं? एक मिनट में एक सवाल ऐड करना चाहूँ, आप वहाँ पे मौजूद थे उस दिन, आप ही जनाजा मेरे ख्याल से कह रहे थे पोस्टमार्टम का मुतालबा आप ही कर रहे थे उस वक्त, तो कौन लोग थे जो इसकी मुखालफत कर रहे थे? सर वहाँ उनके मकामी लोग थे जो इसकी मुखालफत कर रहे थे और वाकई जो घर वाले थे वो सारे मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। रात के तकरीबन 5 घंटे उन्होंने मुझे यरगमाल बनाए रखा वहाँ पे और मारने की धमकियाँ दी गई, मुझे मारा भी गया है वहाँ पे। मैं अकेला वहाँ पे मौजूद था और ज़बरदस्ती मुझे कहती है जी तुम्हारे पास एक ही बात है कि तुम हमें लिख के दो कि जनाजा दफनाया जाए। और रात के अंधेरे में 11 बजे उन्होंने जनाजा दफनाया और ज़बरदस्ती उन्होंने 11 बजे रात को छुप छुपा के जनाजा दफनाया गया। मैं जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और CPO रावलपिंडी से ये अपील करता हूँ कि इस वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए हमें इंसाफ फराहम किया जाए। जब मामू को जनाजा उठाने की जनाजा उठाने की इजाज़त नहीं दी, पुलिस मौका पे पहुंच के ऊपर से आर्डर आ गया कि जनाजा उठाओ, तो सारे लोग एक तरफ हो गए, मामू एक तरफ हो गए कि सब लोग कहते हैं कि तुम उठाओ जनाजा के। हालांकि जो मामू के साथ जो भी बंदे थे जो भी था, और हालांकि उन्होंने यही फैसला किया कि वो मामू को जनाजा के साथ, मामू कहते हैं कि मैं अकेला एक साइड पर, तो मैंने अपनी हालांकि बेटी को फ़ोन किया, मैंने कहा तुम स्पीकर पे मोबाइल छोड़ दो मैं खुद सुनूंगी। तो नदीम कहता है मुझे कुरान पाक ला के दो, मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कहता हूँ, मतलब तो उस वक्त भी मामू का कहते हैं कि इसके ये हाफिज़ कुरान है, इसको अब भी शर्म नहीं आती। और मेरे पापा खुद कहते हैं मुझे कोई डाउट नहीं है, मतलब कि किसी किस्म के इसके ऊपर तशद्दुद नहीं किया, क्योंकि पापा की नौकरी में जो सरकारी नौकरी करते हैं वो फौज में सुबदार है, उनको नौकरी का खतरा था। जब वो नदीम के ऊपर इल्ज़ाम लाते, नदीम उनके ऊपर इल्ज़ाम, दोनों फंसे, इस वजह से वो आमना के मौत में दोनों मुलव्वस हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि हमें इंसाफ
ने जब मामू को इधर उधर खींच एक मामू अकेला था और हालांकि पुलिस भी मौका पर पहुंच गई थी, फिर भी उन्होंने उसकी तदफीन कर दी। 6 बजे उन्होंने जनाजा रखा ताकि कोई पहुंच ना सके, हालांकि आमना 2 बजे मरी थी और 6 बजे उन्होंने और जनाजे का मुंह भी ढांप के रखा था, खोलने भी किसी को नहीं दे रहे थे। फिर मेरी खाला गई तो उन्होंने कहा कि आपने ऊपर चादर क्यों रखी, हमें मुँह देखना है, हमें मुँह तो खोलने थे, तो उस वक्त उन्होंने मुँह खोला, हालांकि वो जनाजे को हाथ भी नहीं लगाने दिया।